ये वाला डिस्कस करना था ना कल का टॉपिक। यस हाँ, तो फॉर एग्जांपल की प्रिज्म एंगल आपको दिया जाए, मान लो 50 डिग्री या फिर लेट्स से 60 डिग्री का प्रिज्म एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म गिवन एज √2 and outside refractive indexes are 1. तो चेक करके देखो क्रिटिकल एंगल कितना बनेगा यहाँ पर। प्रिज्म √2 और आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के हिसाब से 45 बनेगा सर। 45 और जो एंगल दे रहे हैं प्रिज्म का वो 45 से ज्यादा है, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ 45 यानी 90 से कम है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस for which a ray is emerged at the second surface. सेकंड सरफेस पे क्रिटिकल केस मान के कर लेंगे। हाँ वही करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रे इज इमर्ज्ड एट द सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस का जो इमर्जेंस है वो आप क्रिटिकल कंडीशन में दिखाओ। इमर्जेंस एट सेकंड सरफेस इन द क्रिटिकल कंडीशन। और क्रिटिकल कंडीशंस तब आएंगी जब सेकंड वाली सरफेस पर लाइट रे फॉल्स एट थीटा सी एंगल। बिकॉज थीटा सी एंगल पर अगर हम सेकंड वाले सरफेस पे जाएंगे तो बाहर हम 90 डिग्री के एंगल पर इमर्ज करेंगे। क्रिटिकल इमर्जेंस इसको बोल सकते हो। क्रिटिकल इमर्जेंस जो 90 डिग्री पर इमर्ज कर रही हो और सेकंड सरफेस पर लाइट थीटा सी एंगल पर है। और अगर सेकंड सरफेस पर थीटा सी एंगल पर लाइट आ रही होगी तो फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, वो उसको वाली प्रॉपर्टी है कि R1 प्लस R2 बराबर ये चीज 60 माइनस थीटा। हाँ, R1 प्लस R2 और ये चीज, तो यहाँ पर एंगल निकाल सकते हो। और थीटा सी यहाँ 45 डिग्री आ रहा है √2 और 1 के हिसाब से। √2 एंड 1 के हिसाब से क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। तो 60 माइनस 45 मतलब यहाँ पर 15 डिग्री एंगल बने। और यहाँ 15 डिग्री बनने के लिए बाहर का एंगल ऑफ इंसिडेंस स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। क्या बनेगा? तो सिंपली आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन ऑफ दिस 15 डिग्री इक्वल्स टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। निकाल के देखें जरा साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू, या जैसे भी साइन 15 डिग्री की वैल्यू रख करके कि आई कितना बन रहा है यहाँ पर। कैलकुलेटर अगर हो आप लोग के पास कोई तो उससे बताओ जरा एंगल आई कितना आएगा। सर 21 डिग्री के आसपास। तो इसका मतलब एंगल आई अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्री कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होगा आई 21 डिग्री का? मतलब कि अगर किसी लाइट रे को हम 23 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे तो वो उसका क्या होगा, और अगर किसी लाइट रे को 19 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट कराएं तो उसका क्या होगा। तो मतलब 21 डिग्री के एंगल पर जो रे आएगी वो रे तो बाहर निकल जाएगी। 21 डिग्री से ज्यादा वाले जो होंगे ऐसी रेज, वो सभी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन 20 हो,
मोर देन 21 डिग्री मान लेते हैं। तो अब ये सी बात है कि जो बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली रे होंगी, जो रेज बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली होंगी, उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होगा, बिकॉज साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है, विच मीन्स कि आई बढ़ेगा तो फिर आर भी बढ़ेगा। तो 21 से बड़े एंगल के इंसिडेंस पर यहाँ पर 15 डिग्री से ज्यादा का रिफ्रैक्शन होगा, तो ये लाइट रेज मोर देन 15 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होंगी। और जब यहाँ मोर देन 15 डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगा तो सेकंड सरफेस पे जो लाइट गिरेगी थीटा सी से कम पे गिरे। वो लेस देन क्रिटिकल एंगल पर जाएगी, और लेस देन क्रिटिकल एंगल पर जाने का मतलब वो रेज बाहर इमर्ज करेंगी। इसीलिए स्मॉलेस्ट मॉड यूज किया गया कि 21 डिग्री इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर इमर्जेंस होगी, इससे ज्यादा वाले भी इमर्ज करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई रे ले लें जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 21 से कम है, ऐसी कोई रे जो लेस देन 21 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती हो, अंदर ही रह जाएगी तो ऑब्वियसली अगर लेस देन 21 डिग्री पर यहाँ पर लेस देन 15 हो जाएगा, और वो रे अगर लेस देन 15 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होगी तो दूसरे सरफेस पर वो मोर देन क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, और वो लाइट प्रिज्म के सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये कंडीशंस बनेंगी इसमें। मतलब आंसर आप ये दे सकते हो कि 21 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की सभी इंसिडेंसेस पर इमरजेंस, और 0 से लेकर के और 21 डिग्री के एंगल तक की जो लाइट्स आएंगी उन पर रिफ्लेक्शंस। ये एग्जैक्ट 21 नहीं आ रहा होगा, 21 से कुछ डिफरेंट आ रहा होगा, 21 पॉइंट समथिंग करके आ रहा होगा। 21.47 कुछ आ रहा था। तो जो भी वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली उस वैल्यू को क्या कहोगे, मतलब जो कुछ भी आई की वैल्यू बन रही है एग्जैक्टली एट दैट वैल्यू रिफ्रैक्शन बोलेंगे या रिफ्लेक्शन बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन, मतलब ये 21 डिग्री रिफ्रैक्शन में काउंट होगा। 21 डिग्री इंक्लूड, मतलब 21 डिग्री को इंक्लूड भी करना है, और 21 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का सभी रेंज रिफ्रैक्शन की रेंज है, और 0 से 21 जिसमें 21 एक्सक्लूड करना होगा, वो रेंज है एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिस पर सेकंड सरफेस पर TIR का फिनोमेना। ठीक है जी। Yes. यस। अब कल एक और डिस्कशन हुआ था कि जब प्रिज्म एंगल मोर देन 2 थीटा सी हो, प्रिज्म एंगल मोर देन 2 थीटा सी, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है रिफ्लेक्शन। हाँ, मतलब तब ये कहा गया था कि सेकंड वाली सरफेस पर लाइट कभी भी इमर्ज नहीं होगी। यस। उसकी एप्लीकेशन देखते हैं जरा। सपोज एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टाइप की चीज मान लें। ग्लास स्लैब क्या बेसिकली, ये वो होते हैं, केबल्स होते हैं, एक सिलिंड्रिकल केबल होते हैं ये, जस्ट लाइक इस तरीके के। और इनके लेफ्ट वाली साइड से हम लोग कोई एक रे इंसिडेंट करा रहे हैं इधर से, जिसको रे भी नहीं कहेंगे प्रॉपर तरीके से, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है कि कुछ सिग्नल्स हम लेफ्ट हैंड से ट्रांसमिट करते हैं, और दूसरे एंड पर रिसीव करना है इसको इधर वाले एंड पर। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि जो सिग्नल्स हम भेज रहे हैं वो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भेजे जाएं। यहाँ पर आई की कोई भी वैल्यू रखे हम, जो भी रे हम लेफ्ट साइड से भेजे वो सिलेंडर के लेटरल सरफेस से, मतलब कि सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है वहां से बाहर ना निकले, और अल्टीमेटली इधर वाले एंड से रिसीव हो जाए। मान लेते हैं कि सिलेंडर के इनसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1 एंड आउटसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2। बताएं क्या आंसर होना चाहिए, मतलब N1/N2 निकालना है। व्हाट शुड बी N1/N2, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ N1/N2 so that the ray incident at any angle is received on the other side of cylinder।
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Find n1 by n2. Question is that find n1 by n2 so that ray incident at any angle of incidence is received on the other side of cylinder. सर अगर उसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर डाले वो लिमिटिंग केस बनेगा, लेकिन उसमें तो पूरा निकल जाएगी ना यार ये दूसरी तरफ। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा बिल्कुल ये उसी प्रिज्म वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। भाई इधर एक सरफेस ये है जहां पर रिफ्रैक्शन होनी है, ये सरफेस, और एक सरफेस ये वाली है। तो अगर हम देखें तो इधर वाली सरफेस में, मतलब ये जो सर्कुलर सरफेस है यहाँ पर, और ये जो सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यस सर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा 2D क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें, 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल व्यू में, तो एक तरीके से आपका पहला सरफेस ये है, फर्स्ट सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा सरफेस ये है। तो ये आप प्रिज्म एंगल के तरीके से मान लीजिए ना, इस ये जो एंगल 90 है कंसिडर करो एज अ प्रिज्म एंगल। प्रिज्म का मतलब ये नहीं होता कि जो दिखने में ट्रायंगल दिखे आपको। प्रिज्म बेसिकली होता है, प्रिज्म का मतलब सिर्फ इतना सा है, दो कंजिक्यूटिव सरफेस अगर नॉन पैरेलल हो जाए, टू कंजिक्यूटिव नॉन पैरेलल सरफेसेस, तो दैट इज प्रिज्म। थ्योरी ऑफ प्रिज्म यहाँ लगाओगे। भाई पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये वाला है, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर प्रिज्म वाला एंगल विच इज 90 डिग्री, अगर ये चीज मोर देन 2 थीटा सी हो जाए, तो किसी भी एंगल पर लाइट आप यहाँ भेजोगे वो S2 वाले सरफेस से बाहर नहीं जाएगी। एंड दैट मीन्स अगर ये कंडीशन होगी तो पहले सरफेस पर लाइट यहाँ पर तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बट वो रिफ्रैक्ट करके जब ये इस वाले सरफेस पर आएगी तो यहाँ से इमर्ज नहीं होगी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके वो लाइट रे फिर वापस नीचे आ जाएगी। और अगर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तो फिर यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी बनेगा। तो फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट करके अल्टीमेटली बाहर तो आएगी बट इधर वाले साइड से बाहर निकलेगी, और इधर वाले साइड से भी वो सिमेट्रिकली बाहर आएगी। सिमेट्रिकली बाहर आने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड वाली सरफेस के नॉर्मल से जितना एंगल उसका बन रहा था, इधर के नॉर्मल से जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डाला गया होगा इसको, इधर से इमर्जेंस भी उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ये सर पैरेलल सरफेस है। तो सीधा सा रूल है, बस सिंपली ये कंडीशन रिवर्सिबिलिटी लगानी है, ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी लगानी है, इसको ऑब्जेक्टिवली यूज करना है। 90 शुड बी मोर देन 2 थीटा सी, एंड दैट मींस कि साइन ऑफ थीटा सी is less than sine of 45 degree. Obviously n1 will be more than n2 because otherwise तो reflection होगा भी नहीं। So sin theta c will be written as n2 by n1 and should be less than 1 by root 2, and therefore n1 by n2 should be more than root 2। ये इसका आंसर है कि अगर n1 by n2 root 2 से ज्यादा रख देते हैं तो फिर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग रे आएगी, सिलेंडर के लेटरल साइड से बाहर ना निकल करके सर्कुलर वाली साइड दूसरे साइड से ही बाहर निकलेगी। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। यस। ऑप्टिकल फाइबर कुछ और भी तरीके के होते हैं, मतलब एक तो ये सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिसमें प्रिज्म का डायरेक्ट कंसेप्ट लगा देते हैं, दैट एंगल है मोर देन 2 थीटा सी वाला। ऐसे ही एक तो है, एक न्यूमेरिकल इस तरीके का आता है कि एक न्यूमेरिकल इस तरीके का होता है कि दैट एक पेपर है, बेसिकली न्यूज़पेपर की बात करते हैं वो, न्यूमेरिकल में ऐसे कहते हैं कि देयर इज अ न्यूज़पेपर एंड a block of glass
a slab, glass slab is kept on it. A glass slab as a paper weight, जैसे पेपर वेट होते हैं उस तरीके से ग्लास स्लैब को पेपर वेट की तरीके से न्यूज़पेपर पर रखा हुआ है, और इस साइड से कोई ऑब्जर्वर है, इस साइड से कोई ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर को रीड करना चाहता है, मतलब डायरेक्टली नीचे नहीं देख रहा है, वो इस सरफेस को देख रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ से हम देखेंगे तो स्लैब के नीचे जो न्यूज में अल्फाबेट्स होंगे, जो कुछ लिखा होगा, जो प्रिंटेड होगा यहाँ पर पेपर पे, वो प्रिंटिंग इसको यहाँ पर दिख जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, सो दैट कि ये जो ऑब्जर्वर है ये अनेबल टू रीड एनी अल्फाबेट, मतलब न्यूज़पेपर का कुछ भी टेक्स्ट उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है, उसको रीड नहीं कर पा रहे। मतलब इमर्जी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब तरीका है, सब क्वेश्चन की लैंग्वेजेस इस तरीके की हैं, मतलब ये सब प्रिज्म वाले कंसेप्ट के ऊपर है। फिर इसमें भी नीचे वाला एंगल प्रिज्म एंगल मान लेंगे। बिल्कुल मान लेंगे, क्योंकि जो न्यूज़पेपर पे अल्फाबेट्स होंगे, भाई ये तो ऑब्वियस है कि न्यूज़पेपर में और ग्लास के बीच में हल्का सा गैप तो होगा ही, बिल्कुल एयर टाइट तो होंगे नहीं ये। यस। जो ग्लास स्लैब की लोअर सरफेस है और न्यूज़पेपर, इनके बीच में बहुत पतली सी एयर की लेयर मान सकते हो आप, बहुत थिन एयर होगी वहां, तो प्रैक्टिकल बात करें अगर तो एयर से ग्लास में और ग्लास से वापस एयर में जाना है, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। जब दो दो रिफ्रैक्शन दिख जाए आपको, तो उनमें जो एंगल है 90 डिग्री, इसी को एज अ प्रिज्म एंगल कह दीजिए। और दूसरे सरफेस से लाइट रे अगर बाहर नहीं जाना, तो उसकी कंडीशन ये लगाओ कि ये जो 90 डिग्री का एंगल प्रिज्म है, ये अगेन मोर देन 2 थीटा सी हो, 45 शुड बी मोर देन थीटा सी, 1/√2 शुड बी मोर देन साइन थीटा सी, जो कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लैंग्वेज को समझ करके तो ये मतलब ये स्ट्राइक हो जाए कि हाँ प्रिज्म वाली थ्योरी इसमें काम करनी है। कुछ ऑप्टिकल फाइबर मैंने कहा था दूसरे तरीके के डिजाइन के होते हैं, जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके की डिजाइनिंग में आती है, बिल्कुल अल्फाबेट यू के फॉर्म में। मतलब ये इतना पोर्शन स्ट्रेट लाइन है, ये पोर्शन भी स्ट्रेट लाइन है, और ऊपर एक सर्कुलर पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन, और ये दो परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस। ये विड्थ दिया हुआ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है हमें एज ए टी, एंड सेंटर ऑफ सर्कल सी एंड द रेडियस इज गिवन एज आर। और क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इधर वाले लेफ्ट वाले एंड पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजी गई, लेफ्ट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट को भेज रहे, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट 100% पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि यहाँ पर भेजा गया, ये 100% इधर से बाहर आ रहा है। दैट बीम ऑफ लाइट कम्स आउट 100%, कोई लॉस नहीं हुआ इसमें। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस मटेरियल गिवन एज एन, आउटसाइड इज एयर, n is given as 8/5. Refractive index of material is 8/5, and the question is find the value of d by r. Find the value of d by r.
ये प्रिज्म वाले से तो नहीं होगा, लेकिन प्रिज्म वाले के सिमिलर टाइप का ही 3/5 है क्या आंसर? ना 3/5 हो सकता है। लॉजिक बताओ। सर। वो जो कोने वैसा जो सबसे लेफ्ट साइड वाली एज है सर, डी में जो राइट साइड में लाइन जाएगी दूसरी तरफ वाली, ये वाली सर ये वहां पे जाके लिमिटिंग केस बनाएगी। ठीक सर है। तो जैसे इसके बाद साइन हो जाए साइन। ठीक है, इनमें हमेशा लिमिटिंग रेज देखा करो। लिमिटिंग रे इधर वाली, लिमिटिंग रे इधर वाली। तो इधर वाली जो लिमिटिंग रे है इसको जब आगे एक्सटेंड करोगे, इस लिमिटिंग रे को आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करें, और एक लिमिटिंग रे हमारी बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है, तो अगर दोनों लिमिटिंग रेज बाहर निकल जाती है तो फिर बीच की रेज भी बाहर आएंगी, और इन दोनों लिमिटिंग रेज में से कौन सी रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और कौन सी रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। तो राइट साइड वाली जो लिमिटिंग रे है, राइट साइड वाली लिमिटिंग रे जब आगे गई, तो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट का नॉर्मल, एट दिस पॉइंट नॉर्मल लाइन, जो कि एक रेडियल लाइन होगी गोइंग थ्रू सेंटर, ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और लेफ्ट साइड वाली लिमिटिंग रे, लेफ्ट साइड वाली लिमिटिंग रे जिस पॉइंट को हिट करेगी वहां पर नॉर्मल ऑन द सेम, नॉर्मल ऑन दिस सर्कल, तो वो भी इसके सेंटर से ही पास होगा। और ये क्लियरली देखा जा सकता है कि जो कम एंगल है वो कौन सी रे के लिए बन रहा होगा। इन दोनों लिमिटिंग रेस में से छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो लाइट है वो राइट साइड वाली लिमिटिंग रे। तो अगर राइट साइड वाली लिमिटिंग रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, अगर ये वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी कर दी जाए, तो अगर जो सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली रे है अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल होगा, तो इसके बाद बाकी की जितनी रे होंगी वो सब मोर देन क्रिटिकल एंगल पे ही फॉल करेंगी। यस सर। तो अगर इसका रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इन सब का होगा। तो हम सिर्फ इस वाली रे को डायग्राम बना रहे हैं इस वाले रे के लिए, और इस लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं यहाँ से। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जानी है, उसके बाद नीचे वापस चली जाएगी। So sin of theta should be more than sin of theta c. Sin theta c is 1 upon refractive index, 1 by 8 upon 5. एंड साइन ऑफ थीटा ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू रेडियस आर अपॉन ये पूरा डिस्टेंस आपका आर प्लस डी होगा। इससे निकाल लो डी बाई आर की वैल्यू। 3/5 जो बता रहे हो वो मिनिमम वैल्यू आ रही है डी बाई आर की या फिर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? मिनिमम आई, मतलब डी बाई आर 3/5 से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बेटा जल्दी बताओ। डी बाई, इसको सॉल्व करके देखो ना, डी बाई आर 3/5 तो 3/5 से कम होना चाहिए। ये सर कम होना चाहिए। तो डी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी बाई आर लेस देन 3/5 बोलो फिर। यस ठीक, वो तो सॉल्व करके इससे मालूम चल जाएगा जो भी आ रहा होगा। मतलब कई बार तुम्हें लिमिटिंग रेस बनानी पड़ेगी। लिमिटिंग रेस का मतलब सिंपल सा एक रूल ये है कि जब हम सभी जितनी भी रे हैं उन सबका रिफ्लेक्शन चाहते हैं, तो थॉट ये होनी चाहिए अगर सभी सभी रे को रिफ्लेक्ट करवानी है तो जो आप उस वाली रे को कंसिडर कर लो जिस रे के लिए सबसे छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट गिरेगी। यही काम हम लोगों ने कल प्रिज्म में भी किया था कि सबसे सबसे कम एंगल पर आने वाली रे का अगर रिफ्लेक्शन हो जाता है तो फिर सबका होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी रे रिफ्लेक्ट ना करे, ये चाहते हो कि कोई भी रे रिफ्लेक्ट ना करे, कोई भी रे, तब कौन सी लिमिटिंग रे कंसिडर करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं किसी भी रे का रिफ्लेक्शन ना हो? इसका छोटा इंसिडेंस नहीं, जिसका एंगल ऑफ सबसे बड़ा इंसिडेंस बड़ा हो। सबसे बड़ा इंसिडेंट एंगल होगा उसका। यही दो केसेस हमेशा रहेंगे, चाहे वो सिलेंड्रिकल फाइबर हो, सर्कुलर फाइबर हो, किसी भी तरीके का केस हो या प्रिज्म का न्यूमेरिकल।
बड़ा वाला थीटा सी से कम होना चाहिए। बिल्कुल। इन दो के बाद एक आता है केस हमारा थिन प्रिज्म, डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। Deviation by the thin prism. In fact, not only deviation, it is the minimum deviation by the thin prism. मतलब ये बुक्स में देखो लिखा नहीं होता है, एक्चुअली थिन प्रिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मिनिमम डेविएशन के लिए ही करवाई जाती है। मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब ऐसा हुआ, ऐसा कोई प्रिज्म चूज करे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अप टू लाइक 2 डिग्री हो, 3 डिग्री के आसपास, 4 डिग्री का प्रिज्म, इस तरीके का प्रिज्म आना चाहिए। अब प्रिज्म ऑफ दिस मच एंगल, यानी कि एक तरीके से मैक्सिमम 5 डिग्री। तो ऐसे प्रिज्म में जब डेविएशन सॉल्व करोगे ना, बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज के, तो कल हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया था, दैट साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, and that was equals to refractive index of prism upon the refractive index of surrounding। ये रिलेशन कल प्रूफ हुआ था। और साथ में सर ये प्रिज्म फॉर्मूला। हाँ, साथ में ये भी कहा गया था कि जो मिनिमम डेविएशन होती है एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, फॉर द मिनिमम डेविएशन इनसाइड वाले एंगल्स R1 R2 R1 is equal to R2, I is वो a by equal 2 to थे, E। और I जो था वो साइन इनवर्स ऑफ n साइन N sin A by 2। ये सब थे। तो जब एंगल ए 2 डिग्री 3 डिग्री का होगा, आप सोचिए एंगल ए 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री के आसपास का है, तो ऑब्वियसली R1 R2 भी छोटे एंगल्स हैं। एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है सब। और जब एंगल ए छोटा होगा 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास, तो ऑब्वियस सी बात है आई भी छोटे होंगे, मतलब जितने भी एंगल्स आप देख रहे हो सब स्मॉल एंगल्स हैं। और फिर डेल्टा वाज आई प्लस ई माइनस ए, आई भी स्मॉल एंगल है, ई भी स्मॉल एंगल बनेगा, ए भी स्मॉल एंगल बनेगा, तो डेविएशन भी स्मॉल एंगल का आएगा। मतलब ये जितने एंगल्स हम देख रहे हैं सब छोटे छोटे एंगल्स हैं, और इसलिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा करके यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसिल करके, और कैंसिल का मतलब साइन थीटा को लिमिटिंग केस में थीटा रख दिया, अगर फॉर दैट थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके का बनेगा कि डेल्टा विल बी इक्वल टू NP बाई NS माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस कैपिटल ए। एक बार चेक कर दो, दोनों साइन हट जाएंगे, मतलब वो सिर्फ एंगल्स बचेंगे वहां पर। Yes. यस सर। यस सर। जैसे डेविएशन बाय थिन प्रिज्म, देखो पूछा डेविएशन ही जाएगा, बुक में भी लिखा होगा फाइंड द डेविएशन, बट वो बेसिकली मिनिमम डेविएशन ही। थिन प्रिज्म का जब भी डेविएशन पूछा जाए सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NP बाई NS माइनस 1 इंटू कैपिटल ए एंगल। और अगर इसके दो एप्लीकेशंस हमको पढ़ने, थिन प्रिज्म डेविएशन की दो एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशंस यहाँ पढ़ेंगे और एक एप्लीकेशन लेंस पढ़ने के बाद होगा। तो पहला एप्लीकेशन तो है इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म। इमेज फॉर्मेशन बाय द थिन प्रिज्म, फर्स्ट एप्लीकेशन। और ये डायग्राम देखो सही तब बनेगा जब प्रॉपर स्केल वगैरह यूज होगा, तो सही से डायग्राम बन सकता है ये, क्योंकि जो हम कहना चाह रहे हैं वो डायग्राम से ही समझाया जा सकता है। आप क्या करो, एक प्रिज्म बनाए राइट एंगल्ड, और अगर हो स्केल प्रोटेक्टर स्केल सब रखा हो घर में, तो आप यहाँ पर का एंगल जो है, यहाँ वाला एंगल सिर्फ 4 डिग्री का एंगल लीजिए या 2 डिग्री का एंगल लीजिए। 2 डिग्री कम लगे तो 4 डिग्री का एंगल ले लो।
अगर एक्चुअल डायग्राम बनाओगे तो आपको डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। राइट एंगल्ड प्रिज्म बनाए जिसमें ऊपर का एंगल सिर्फ 4 डिग्री का हो, 2 डिग्री बना देते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज 1। और हमने जो इसका बेस है, बेस ऑफ अ प्रिज्म, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस करो, ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट कह दीजिए, अ सोर्स ऑफ लाइट एट दिस पॉइंट, कुछ डिस्टेंस पे। पहली बात तो देखो, जितने लोग अगर स्केल से प्रॉपरली मेजर करके बना रहे होंगे उनको साफ दिख जाएगा कि ये वाली लेंथ नेग्लिजिबल लेंथ आ रही है। अगर यहाँ 2 डिग्री की एंगल बनेगी या 3 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये लेंथ बहुत छोटी होगी, नेग्लिजिबल लेंथ होगी, यस सर, जरा सी है। बहुत मतलब दिखेगा ही नहीं, अगर दूर से देखेंगे तो दिखेगा भी नहीं। और ये आप मान लीजिए करीब 2-3 सेंटीमीटर ले लो, 2-3 सेंटीमीटर के आसपास की लेंथ। अब एक काम करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से एक रे बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर लेके जाए, प्रिज्म के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर एक रे लेके जाए, स्ट्रेट लाइन एट द टॉप पॉइंट, और एक रे जो इसका बेस ऑफ अ प्रिज्म है इसके हल्का सा ऊपर रखे, स्लाइटली, या फिर बेस से ही कोइंसाइड कर दे, एग्जैक्टली बेस तक लेके जाए इसको। और फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसका डेविएशन चेक करेंगे, इस रिजल्ट के हिसाब से अगर हम डेविएशन रखें, एज्यूमिंग की जो एंगल ए है वो 4 डिग्री भी मान लें अगर, तो 3/2/1 - 1 × 4 डिग्री। चेक करके देखोगे तो डेविएशन 2 डिग्री का आएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री का डेविएशन आने का मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे हम ऊपर भेज रहे थे उसको ओरिजिनल डायरेक्शन से 2 डिग्री टर्न कर दें। करिएगा प्रोटेक्टर से ही, जस्ट टेक 2 डिग्री टर्न। 2 डिग्री का टर्न आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और यहां वाली रे को भी 2 डिग्री से टर्न कर दें, तो डेल्टा यहां पर और डेल्टा यहां पर, दोनों ही डेविएशन 2 डिग्री के आसपास। और करने के बाद 2 डिग्री से ये वाली रे को और 2 डिग्री से ये वाली रे को डेविएट करने के बाद ये जो नई वाली रेज आई इनको बैक साइड पर एक्सटेंड करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। और सर अगर सर एक डाउट है सर कि ये जो हम लोग ने डेल्टा मिनिमम निकाला था सर, वो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगा क्या? देखिए हम क्या कह रहे हैं, थिन प्रिज्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली। थिन प्रिज्म में एंगल, हाँ ये जो आप कह रहे हो ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी होगा, अब उतना ही आना है इसका आंसर। एक्चुअली क्या है देखो, क्यों कह रहे हैं, ग्लास स्लैब का याद करिए जरा। ग्लास स्लैब में 2 पैरेलल सरफेसेस होती थी, यस तो एक बात कही गई थी उसमें, 2 पैरेलल सरफेसेस है, इनके बीच कितना एंगल बनेगा ग्लास स्लैब में, एंगल बिटवीन द 2 पैरेलल सरफेसेस? 0 ना? 0। तो इसमें एक बात ये नहीं कहते थे कि जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर रखेंगे, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे तो लाइट उसी एंगल पर इमर्ज होगी। यस सर। याद करिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता था खाली, बट ई और आई तो सेम आते थे ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस सर। ये दोनों पैरेलल सरफेसेस है। अब हम कह रहे हैं कि 2 सरफेसेस के बीच में 1 डिग्री या 2 डिग्री का एंगल है, तो ये भी तो लगभग पैरेलल सरफेस मानी जा सकती है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप की सरफेस। यस सर। यहाँ देख करके नहीं मालूम चलेगा, बिकॉज यहाँ पर तो मैंने डायग्राम को बड़ा किया हुआ है, बट इसीलिए मैं बोला अगर प्रोटेक्टर यूज करके देखोगे तो आपको ये लाइन और ये लाइन बहुत पैरेलल दिखेंगी काफी। तो ये रिफ्रैक्शन एज अ ग्लास स्लैब टाइप की चीज हो जाएगी, जिसमें एंगल ई और एंगल आई बराबर आएंगे। और प्रिज्म में ये कंडीशन तभी मिलती है जब ई और आई तभी बराबर मिलते हैं जब वो मिनिमम डेविएशन की स्टेज पे हो, यस सर। इसलिए ये सब कर रहे हैं। और जब ये करोगे ना, अगर इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने एक्चुअल ईमानदारी से किया होगा और स्केल प्रोटेक्टर मेजरमेंट करके सब कुछ किया होगा, तो वो इस बात को भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट्स हैं
प्रिज्म की रिफ्रैक्टेड लाइट्स, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको कि हम इमेज का फॉर्म करें, वो पॉइंट ओ के ऑलमोस्ट ऊपर ही आया होगा, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट एक वर्टिकल लाइन पर जाएंगे। यस सर, बहुत थोड़ा सा ऊपर आया। लाइन भी नहीं बन रहे, 2-4 पॉइंट दूर है ऊपर। बस तो, और इसको एच हाइट मान लेते हैं। और मैथमेटिकल भी तो देखो ना, पॉइंट ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड पॉइंट आई इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। और इन दोनों लाइनों में और येलो कलर की लाइट्स में सिर्फ 2 डिग्री का एंगल है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी तो पास पास ही आएंगे इनके। और ये हाइट कैलकुलेट की जा सकती है कि ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर इमेज बन रहा है। ये डेल्टा है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी डेल्टा होगा। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रिज्म से कुछ ए डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस ए मान ले अगर, और ये डेल्टा बहुत छोटा एंगल है, तो tan ऑफ डेल्टा विल बी दिस h अपॉन a। और उस बेसिस पर h को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ डेल्टा, बट डेल्टा बहुत छोटा एंगल है तो tan ऑफ डेल्टा को भी डेल्टा कर देंगे, और इस हिसाब से ये बन जाएगा a और डेल्टा की वैल्यू np बाई ns माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये हमारा एक तरीके से इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज सेपरेशन। और इससे हम लोग आगे चल करके प्रिज्म को लेंस से कंपेयर करेंगे और इसकी फोकल लेंथ भी दिखा देंगे इसी फॉर्मूले को यूज करके। अभी जो इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन है, एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट इमेज के बीच में सेपरेशन, और इसका एक दूसरा एप्लीकेशन इंटरफेरेंस के चैप्टर में। इंटरफेरेंस चैप्टर में एक टॉपिक था, पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। नहीं हुआ था। नहीं हुआ था नहीं सर। हुआ। बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस, दो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सिमिलर। इनमें क्या करते हैं लोग, ये YDAC के सिमिलर एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करते हैं, 2 पतले पतले प्रिज्म लेते हैं, 2 राइट एंगल्ड प्रिज्म, और दोनों को एक दूसरे, उनके बेस एक दूसरे से स्टिक करके डबल प्रिज्म तैयार कर देते हैं, एक ऊपर के साइड एक नीचे के साइड। और जो जहां पर इन दोनों के बेस ज्वाइन हो रहे हैं उसी लाइन पर, एट दैट लाइन, एक सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं, कैपिटल एस एज ए सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरे साइड प्रिज्म से सर्टेन डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखते हैं इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे YDAC में किया गया था। और इंटरफेरेंस क्यों होगी, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए 2 कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या कि इस पॉइंट सोर्स S से कुछ लाइट रेज ऊपर वाले प्रिज्म पे जाएंगी इसी तरीके से, और पॉइंट सोर्स S से कुछ लाइट रेज जो ऊपर वाले प्रिज्म पे जाएंगी वो रिफ्रैक्ट होकर के एक इस तरीके का कुछ इमेज टाइप की चीज बनाएंगी। मतलब कुछ ऐसा होगा, पॉइंट सोर्स से सम लाइट रेज विल बी गोइंग इन द अपर प्रिज्म, और वो बहुत कम डेविएट होंगी, और वो बहुत ही कम डेविएट करके कुछ इस तरीके से जाएंगी। और उनको जब आप एक्सटेंड करके निकालोगे सिमिलर डायग्राम यूज करके, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको मैं S1 नाम दे रहा हूँ, उसकी ये हाइट h होगी, और फिर ये लाइट रेज स्क्रीन पर जाकर के फॉल करेंगी। बट ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रीन की बहुत बड़ी लेंथ नहीं होगी जहां पर लाइट गिरेगी, एक लिमिटेड लेंथ ऑफ स्क्रीन पर ही लाइट मिलेगी आपको। और ऐसे ही दूसरे वाले प्रिज्म से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी इधर से और यहाँ से, वो भी इसी तरीके से डेविएट कर जाएंगे, कुछ ऐसे और कुछ इस तरीके से। और इनको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये भी पीछे जा करके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके एक और इमेज बनाएंगे, उसको S2 नाम देंगे, और सिमेट्रिकली ये h डिस्टेंस नीचे होगा।
तो स्क्रीन का कुछ पोर्शन ऐसा होगा, स्क्रीन की कुछ ऐसी लेंथ होगी जहां पर दोनों तरफ के प्रिज्म की लाइट आएंगी। मतलब कि इस सेगमेंट में ऊपर वाले प्रिज्म की लाइट आ रही है एंड सपोज इस सेगमेंट में नीचे वाले प्रिज्म से लाइट आ रही है, तो दोनों सेगमेंट्स का जो कॉमन सेगमेंट होगा वहां पर लाइट ऊपर वाले प्रिज्म से भी आ रही होगी और नीचे वाले प्रिज्म से भी आ रही होगी, और यही इंटरफेरेंस की नेसेसरी कंडीशन है। दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट सेम पॉइंट पर आए और S1 और S2 को कंसीडर किया जाएगा जस्ट लाइक टू स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। और अगर हमारा मेन सोर्स प्रिज्म से A डिस्टेंस पर हो और स्क्रीन जो है वो प्रिज्म से B डिस्टेंस पर हो, तो यंग्स वाले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से S1 S2 को डबल स्लिट मान लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, वो स्मॉल d 2 टाइम्स ऑफ h, और h ये चीज, तो 2 टाइम्स a इंटू NP बाई NS -1 इंटू कैपिटल A, दिस इज। और यहाँ पर जो a रखेंगे वो रेडियंस में रखेंगे, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। और ये जो स्लिट्स हैं S1 S2 वाली स्लिट्स, वहां से और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस YDAC के एक्सपेरिमेंट का कैपिटल D, और इस बेस पर फ्रिंज विड्थ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर याद करें इसका, फ्रिंज विड्थ का बेसिक फॉर्मूला क्या था फ्रिंज विड्थ का? डी लैम्डा बाई लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी का मिल गया, उसके बाद फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, जो ये इंटरफेरेंस के कंसेप्ट हैं। तो ये एक टॉपिक है फ्रेसनेल बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस टॉपिक। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन इजी आता है, क्वेश्चन में सिर्फ पूछते हैं इन द फ्रेसनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट फाइंड द फ्रिंज विड्थ, सिर्फ ये सब पता होना चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं आती इसमें। सर एक बार बता दीजिए, आपने ए और बी कौन सी लेंथ? स्मॉल a प्रिज्म से सोर्स तक का डिस्टेंस है और b जो है वो प्रिज्म से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है। ओके हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा, कैपिटल A डिग्रीज में नहीं रखोगे आप। जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री दिया होगा तो उस पर गलती हो जाएगी, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, तो ही आंसर आएगा। इसी में एक पॉइंट और आता है, थिन प्रिज्म में एक और चीज आती है। थिन प्रिज्म से रिलेटेड एक और टॉपिक है विच इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ये भी रिलेटेड टू थिन प्रिज्म। डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने फिर से लिखा था, तो वो NP बाई NS, उसको n-1 कर लेते हैं, वेयर n स्टैंड फॉर NP बाई NS। ये है डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। और हम लोगों ने कई बार एक बात कही है कि जो हमारा ऑर्डर बनता है, विब्ग्योर का ऑर्डर बनाते हैं जब, तो ये विब्ग्योर का जो ऑर्डर है वो एक तरीके से वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लैम्डा का ऑर्डर बनता है ये यस ऑर्डर ऑफ लैम्डा, विब्ग्योर के ऑर्डर में याद रखिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लैम्डा के इनवर्स रिलेशन में जाता है।
और वही सेम थ्योरी है कि रेड कलर का सबसे कम डेविएशन होता है। तो अगर हम किसी थिन प्रिज्म से, अब डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम तो बहुत बड़े एंगल का बनेगा, मतलब एक प्रिज्म ले जिसका एंगल ए बहुत छोटा है और उसके ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराए, तो ये जो व्हाइट लाइट होगी वो ऑब्वियसली दूसरे साइड पर एक स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा होगा, और इनसाइड दिस प्रिज्म ये जो व्हाइट लाइट होगी ये रिफ्रैक्ट होगी। सबसे कम डेविएशन पे जो लाइट जानी है वो रेड वाली लाइट दिखा दो आप, रेड कलर लाइट सबसे कम डेविएशन होगा उसका एज कंपेयर टू द व्हाइट लाइट, और सबसे ज्यादा एंगल पर डेविएट होने वाली लाइट होगी जो वायलेट कलर की। और प्रिज्म के दूसरे साइड से भी ये इसी तरीके से बाहर आएंगे, इस तरीके से कुछ बाहर आने, और बीच में इनके कहीं पर येलो कलर की लाइट होगी, बाकी कलर्स इनके बीच में दिखा सकते हो। एक्चुअली येलो को ना एवरेज कलर माना जाता है, इन सबका एवरेज येलो आता है बिकॉज सनलाइट मोस्टली येलो कलर की कही जा सकती है। तो वायलेट कलर और रेड कलर और येलो कलर सबके डेविएशन अलग अलग होंगे। इनफैक्ट अगर इस रेड वाली लाइन को पीछे एक्सटेंड करें तो इसको आप कह सकते हो डेविएशन बाय द रेड कलर। सेमली यहाँ से अगर वायलेट कलर तक का पूरा एंगल देखा जाए तो डेविएशन ऑफ दिस वायलेट कलर हो गया, और यहाँ से येलो कलर तक का देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ दिस येलो कलर। तो जो बिल्कुल दो एक्सट्रीम रेज है, एक्सट्रीम रेज आपकी रेड वाली और एक्सट्रीम रेज वायलेट वाली, मतलब विबग्योर का बिल्कुल एंड, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, एंगल बिटवीन द रेड कलर लाइट एंड दिस वायलेट कलर लाइट, दिस एंगल बिटवीन द रेड एंड वायलेट, तो नेचुरली ये एंगल हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्सन या फिर डिस्पर्सिव एंगल, मतलब कितने एंगल पर वो लाइट रे फैल रही है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस एक तरीके से। और येलो जो कि एवरेज माना गया, मीन कलर माना गया, मीन इसलिए मानते हैं कि येलो का जो येलो की जो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं वो इन दोनों के बिल्कुल एवरेज वैल्यूज पर आते हैं। रेड और वायलेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो एवरेज वैल्यू बनती है वो एक तरीके से येलो के आसपास बनती है। और डिस्पर्सिव पावर की जो डेफिनेशन है, डिस्पर्सिव पावर डिफाइंड एज, इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे पहले, तो सिंबल ओमेगा है, एंड डेफिनेशन ये कहती है इट इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन जो खुद डिफाइंड है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से, एंड डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ दैट येलो कलर लाइट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर। एंगल ऑफ डिस्पर्सन एंगल ऑफ स्प्रेड है एक तरीके से, कितने एंगल में फैल गए, स्प्रेडिंग एंगल वो डिस्पर्स वाला एंगल है, और एवरेज कलर येलो से डेविएशन सबको जब डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर। और अगर हम ये फॉर्मूला लगाए डेल्टा बराबर n माइनस वन इंटू ए, तो डेल्टा ऑफ रेड को लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड माइनस वन इंटू ए, डेल्टा ऑफ वायलेट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस वन इंटू ए, एंड डेल्टा येलो विल बी सिमिलरली n ऑफ येलो कलर माइनस वन इंटू ए। और जब ये सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा आर की वैल्यू, डेल्टा वाई की वैल्यू, ये तीनों एक्सप्रेशंस यहाँ ले आए, डेल्टा वी, डेल्टा आर, डेल्टा वाई, तो यही चीज सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसी बनेगी, ओमेगा इक्वल टू एन ऑफ वी माइनस एन ऑफ आर अपॉन एन ऑफ येलो माइनस वन। डिस्पर्सिव पावर बाय दिस प्रिज्म। डिस्पर्सन बेसिकली एक फिनोमिना है, डिस्पर्सन इज द फिनोमिना जिसमें लाइट रे स्प्रेड हो जाती है कंपोनेंट कलर्स में,
और डिस्पर्सिव पावर का मतलब ये हुआ कि वो जो स्प्रेडिंग एंगल है, जिस जिस एंगल पर लाइट स्प्रेड हुई है, वो येलो के कंपेरेटिवली कितना ज्यादा है। मतलब येलो कलर अगर जितना डेविएट हो रही है, उस डेविएशन से कितने गुना, मतलब उसके कितने टाइम्स एंगल ऑफ स्प्रेड है। और येलो से ही कंपेयर इसलिए कर रहे हैं, बार बार फिर बोल रहा हूँ, येलो कलर से कंपेयर इसलिए किया जाता है कि येलो कलर एक तरीके से स्पेक्ट्रम का एवरेज और मीन कलर माना जाता है। तो इस पे भी काफी आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन बेसिक लेवल के। और ये डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के लिए नहीं डिफाइन करते हैं, ये किसी भी मीडियम के लिए होगा। बेसिक डेफिनेशन, ये प्रिज्म तो एग्जांपल है सर। डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर विल बी फॉर एनी मीडियम। मतलब अगर इसी मटेरियल से लेंस बनाया जाए तो लेंस का भी डिस्पर्सिव पावर यही है। इसी मटेरियल से कोई मिरर वगैरह बना ले, हालांकि मिरर्स में रिफ्रैक्शंस नहीं होते, कोई ऐसी डिवाइस तैयार करें जिसमें रिफ्रैक्शंस होती हैं, कॉनकेव लेंस तैयार कर ले, कॉन्वेक्स लेंस तैयार कर ले, कैसा भी लेंस तैयार कर लोगे, मीडियम तो वही रहेगा। तो बेसिकली दिस इज डिस्पर्सिव पावर बाय दिस मीडियम, नॉट बाय द प्रिज्म। इस मीडियम लैब बनाए उसमें तो डिस्पर्जन होता ही नहीं है किसमें सर, ग्लास लैब में होता है? डिस्पर्सन होता है। वाइट बैंड निकलता है ना उससे बस। नहीं नहीं, हम लोग को नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। उसके लेबोरेटरी में अंदर होता है सनलाइट ना, आती कहा था सर आई बॉल में। सुनिए, तो लेबोरेटरी में सनलाइट होती है, सनलाइट में विजिबल लाइट के अलावा दुनिया भर की और भी लाइट्स मिक्स होती है उसमें। वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये स्पेक्ट्रम बनेगा अगर आप लेजर लाइट यूज करें। अगर कोई लेजर परचेज करिए व्हाइट कलर जिसमें से निकलता हो, और लेजर को प्रिज्म पे डाले एक डार्क रूम के अंदर, बिल्कुल अंधेरे कमरे में, तब दिखेंगे स्पेक्ट्रम। सनलाइट में दिखते नहीं है। अगर ग्लास प्रिज्म आसपास कहीं मिल जाए और लेजर मिल जाए तो बड़े बहुत क्लियरली दिखता है। ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है जो खुद किया जा सकता है। आप सिर्फ लेजर को एक तरफ ऑन करिए, दूसरे साइड अपने आप सातों कलर दिख जाएंगे। और लेजर तो छोड़ो, आपका जो ग्लास वाला स्केल है उसी को आप ट्यूबलाइट के सामने रख के देखो, उसमें दिख जाएंगे सातों कलर। अगर ग्लास का साफ सुथरा स्केल हो, नया स्केल बिल्कुल, उसको ट्यूबलाइट के सामने रख करके, ऐसे ट्यूबलाइट के सामने रख के थोड़ा तिरछा वर्छा करो, आपको सातों कलर दिख जाएंगे। जैसे से थोड़ा मिक्सर सा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा सर। तो वो लेजर में दिखेगा, व्हाइट लेजर, बिकॉज एक्चुअली मोनोक्रोमेटिक, मतलब वो सिर्फ व्हाइट लाइट हो उसमें, फिर और कुछ मिक्स ना हो। यस सर। अच्छा, नाउ डिस्पर्सन जो है वो एक, डिस्पर्सन जो है कुछ केसेस में अनवांटेड चीज है। मतलब मान लीजिए हम सन ग्लासेस परचेज करना चाह रहे हैं, अब सन ग्लासेस में धूप में निकले पहन करके और स्पेक्ट्रम बनने लगे आंखों में, तो ऐसा सनग्लास क्यों परचेज करेंगे जिस ग्लास में, बिकॉज उसमें भी तो ग्लास लगेगा ना, सन ग्लासेस में भी तो ग्लास यूज करी दे, और धूप में निकले पता चला आंखों के सामने सब रेनबो दिख रहा है मेरे को अपने चश्मे में, तो कोई नहीं चाहता इस तरीके का सनग्लास। तो हम लोग बेसिकली जितने लेंसेस अपने लिए यूज करते हैं, चाहे सन ग्लासेस में या नॉर्मल स्पेक्स बनाने के लिए, वो बेसिकली इस तरीके के होने चाहिए कि डिस्पर्सन फिनोमिना ना हो। तो प्रिज्म से पहले इसको समझते हैं। हम लोग प्रिज्म्स को कंबाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यूज करते हैं फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब इसका क्या मतलब है? पहले तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इस लाइन का क्या मतलब है? हमें दो प्रिज्म कंबाइंड करने हैं और इस तरीके से कंबाइंड कर रहे हैं कि डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्सन ना हो। डिस्पर्सन मतलब स्प्रेड।
स्प्रेडिंग ऑफ लाइट कह सकते हो। तो हम चाहते हैं कि लाइट फैले नहीं, न फैले। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब लाइट अगर व्हाइट बीम के फॉर्म में थी तो वो व्हाइट बीम के ही फॉर्म में निकले, बट डेविएशन हो जाए। मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके की चीज चाहते हैं, हम एक प्रिज्म यहाँ पर यूज कर लें और इसके बगल में एक और प्रिज्म लगा दें, बट वो इन्वर्टेड फॉर्म में लगाना पड़ेगा आपको। दो प्रिज्म अटैच करिए साइड बाय साइड, साइड बाय साइड दो प्रिज्म लगाएं, बट उनके प्रिज्म एंगल अपोजिट साइड पर होने चाहिए। और ये मटेरियल में भी अलग होने चाहिए। और ये मटेरियल्स यूजुअली दो फेमस नाम है इनके, एक होता है फ्लिंट ग्लास एंड सेकंड मटेरियल कॉल्ड एज क्राउन ग्लास। ये ग्लास के मटेरियल्स के नाम है, फ्लिंट एंड क्राउन। अब इसमें होता क्या है कि हम पहले वाले प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट भेजते, फर्स्ट प्रिज्म पर हमने व्हाइट लाइट भेजी, तो पहले प्रिज्म और दूसरे प्रिज्म दोनों से जब लाइट निकल के आएगी बाहर, दोनों से जब लाइट बाहर आएगी, तो ये ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने व्हाइट लाइट भेजा था उस डायरेक्शन से तो हमको व्हाइट लाइट नहीं मिलेगी। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने व्हाइट लाइट भेजा उससे किसी दूसरे डायरेक्शन में निकलेगी, किसी और डायरेक्शन में लाइट जाएगी। मतलब यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा इसका। तो इसी को कह रहे हैं कि लाइट में डेविएशन तो हो गया, बट निकल व्हाइट लाइट ही रही है। व्हाइट भेजेंगे, व्हाइट लाइट भेज रहे हैं, व्हाइट ही निकल रही है, लेकिन उस डायरेक्शन से नहीं निकल रही जिस डायरेक्शन से भेजा था। दिस इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो ये कैसे हो सकता है कि लाइट व्हाइट कलर की ही निकले, भले दूसरे डायरेक्शन में निकले, डायरेक्शन सेम ना रहे, कोई दिक्कत नहीं, डेविएट हो जा रही है, डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें स्पेक्ट्रम ना बने। तो ये एक तरीके से हो सकता है। देखो कैसे, पहले वाले प्रिज्म में, फर्स्ट वाले प्रिज्म में जब लाइट जाएगी तो उसमें रेड कलर और उसका जो वॉयलेट कलर है ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। और मतलब कि रेड वाले का कुछ डेविएशन होगा डेल्टा आर। हम किसी एक रे के लिए पहले बात कर लेते हैं, अभी डायग्राम को क्लियर करने के लिए सिर्फ कोई एक रे देखिए, सपोज दैट रेड वाली। तो रेड वाली कलर की जो लाइट होगी वो पहले वाले प्रिज्म के थ्रू डेविएट होगी एंड लेट उसको डेल्टा R1 कर देते। और यही रेड कलर की लाइट दूसरे प्रिज्म में भी जाएगी और प्रिज्म हमेशा, प्रिज्म जो होता है वो हमेशा अपने बेस की तरफ डेविएट करेगी। पहले वाले प्रिज्म का बेस नीचे था तो इधर डेविएट हुए, दूसरे वाले प्रिज्म का बेस ऊपर है तो सेम लाइट रे दूसरे प्रिज्म में जाकर के ऊपर के साइड डेविएट करेगी। एंड मान लेते हैं कि ये जो डेविएशन हुआ सेकंड प्रिज्म के अंदर, ये डेल्टा R2 हुआ सेकंड प्रिज्म के लिए। तो टोटल डेविएशन ऑफ रेड कलर जब बोला जाएगा कि रेड कलर की टोटल डेविएशन क्या हुई यहाँ पर, तो total deviation for that red color will be the deviation of red color in the first prism minus the deviation of red color in the second prism. और ऐसे ही व्हाइट कलर, सॉरी ऐसे ही वॉयलेट कलर के साथ भी होगा। तो टोटल डेविएशन इन द वॉयलेट कलर विल बी डेल्टा वॉयलेट 1 माइनस डेल्टा वॉयलेट 2। दोनों प्रिज्म अपोजिट डेविएट करने के लिए ही रखे गए थे। और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, मतलब इस तरीके से सब डेटा को सेट किया जाए, एंगल वगैरह सब इस तरीके से एडजस्ट कर दिए जाए कि टोटल डेविएशन ऑफ रेड कलर इज सेम एज द टोटल डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। पैरेलल आ जाएंगे तो वापस वाइट लाइट मिल जाएगी। ऐसी कोई, हाँ ऐसी कोई सेटिंग कर दो आप, इस तरीके से सेटिंग बना ली जाए कि दोनों डेविएशंस बराबर आए, तो आप बोलेंगे डिस्पर्सन नहीं हुआ। देखो डिस्पर्सन का मतलब अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल पर डेविएट हो। तो ऐसी कोई सेटिंग तैयार कर लेते,
और डेल्टा R1 इस फॉर्मूले के हिसाब से वो होगा NR1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड फॉर द फर्स्ट प्रिज्म, NR1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस NR2 माइनस 1 इंटू A2। दिस इज डेल्टा R, ये डेल्टा R की वैल्यू है, और इसको हम बराबर चाहते हैं डेल्टा वॉयलेट के। तो ये भी न्यूमेरिकल्स ही, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस उसका मतलब पता रहेगा तो ये भी हो जाते हैं आसानी से। मतलब इनमें से कुछ एक चीज अननोन रहेगी, कोई एक वैल्यू अननोन रहेगी, बाकी चीजें दी जाती है। एंड देयर इज सम डेविएशन, इस लाइन का मतलब सुनो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब फिर से बोल रहा हूँ आपसे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब यहाँ से निकलना व्हाइट लाइट ही है, बट उस डायरेक्शन से नहीं निकलेगी जिस डायरेक्शन से भेजा था आप। और विदाउट डिस्पर्सन का मतलब सभी लाइट रेज सेम डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। तो ऐसे में पूछते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल डेविएशन, डेविएशन ओवरऑल कितना हुआ। तो हम ओवरऑल डेविएशन किसका निकालें, कौन से कलर का निकालें? तो आंसर यह है कि जब सारे कलर्स एक ही डायरेक्शन में निकल रहे हैं तभी तो विदाउट डिस्पर्सन कह रहे हैं इसको। किसी का तो किसी भी कलर का डेविएशन निकाल लो, और यूजुअली हम येलो कलर का निकालते हैं, और येलो कलर की डेविएशन जब निकालेंगे तो वो यहां से निकालेंगे NY1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस NY2 माइनस 1 A2, टोटल डेविएशन। दो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, एक न्यूमेरिकल इस लाइन के ऊपर होता है, मतलब देयर इज नो डिस्पर्सन, फाइंड A1 बाई A2। तो बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करके A1 बाई A2 निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है फाइंड द रेशियो A1 बाई A2 फॉर नो डिस्पर्सन, तो ये रिलेशन यूज कर लेंगे, A1 बाई A2 आ जाता है। और दूसरा न्यूमेरिकल ये आता है व्हाट इज द ओवरऑल डेविएशन, वो यहाँ से आएगा। और अगर न्यूमेरिकल में येलो कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स में हो सकता है येलो कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रेड कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वॉयलेट कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज वैल्यू चूज करेंगे। और कहीं कहीं बुक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वॉयलेट कलर की जगह ब्लू कलर बोलते हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि एक्चुअली में स्पेक्ट्रम में वॉयलेट और इंडिगो नाम के ही होते हैं, दिखते कभी दिखते नहीं, कभी भी स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वॉयलेट एंड इंडिगो बहुत ज्यादा दिखते नहीं। यही 5 कलर, ये जो 5 कलर है यही 5 कलर मेन कलर है, इसीलिए येलो को बिल्कुल सेंटर पॉइंट माना गया। भाई इंडिगो कलर क्या होता है, अगर आज की डेट में किसी को पहचानने को भी देते तो शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो ये पहचान पाएंगे कि इंडिगो कलर कौन सा होता है। सर ये इनमें कह से रहे हैं कि आइडिया हम लोग ने टोटल डिविएशन के लिए लाइट का बाहर निकलना कंसिडर क्यों नहीं किया, मतलब करेंगे, दूसरे वो पे। अभी दिखाया, डायग्राम दिखाया नहीं है वो, एक्चुअली पूरा डायग्राम दिखाने पर मतलब यहाँ से फिर हम दिखाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद लाइट निकलेगी, तो फाइनली वॉयलेट का इमर्जेंस और रेड का इमर्जेंस पैरेलल इमर्जेंस होंगे, वो दिखाएंगे, अल्टीमेटली ये पैरेलली इमर्ज होंगे। नहीं तो सर मतलब डिविएशन में एक और टर्म नहीं आ जाएगा, कौन सा? मतलब बाहर इमर्ज होने का दूसरे प्रिज्म से। अरे तो ये तो डेविएशन पूरा मिला के आता ना, I प्लस E माइनस ए से आया था ये तो, I प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ए करके। ठीक है ठीक है जी जी। तो एक ये न्यूमेरिकल पूछते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल ये पूछते हैं, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। मतलब क्या हुआ इसका, देयर इज डिस्पर्सन बट देयर इज नो डेविएशन। मतलब लाइट स्प्रेड तो हो गई, डिस्पर्स हो गई मतलब स्प्रेड हो गई,
लेकिन डेविएट नहीं हुई। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ये। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है, विदाउट डेविएशन वर्ड का मतलब एंड डिस्पर्सन है देयर इज डिस्पर्सन विच मीन्स डेल्टा वॉयलेट इज नॉट सेम एज द डेल्टा रेड, ये मतलब है डिस्पर्सन का। एंड विदाउट डेविएशन का मतलब जो एवरेज कलर है इसका, मतलब इन पांचों की जो एवरेज कलर है विच इज येलो कलर, उसमें 0 डेविएशन आ रही है। एंड दैट मीन डायग्राम वाइज समझना चाहोगे तो कुछ इस तरीके की बात हो रही है। प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 को वापस इन्वर्टेड फॉर्म में रखा जाए, दोनों प्रिज्म इन्वर्टेड करके रखे जाए A1 A2, और प्रिज्म 1 पर हमने व्हाइट लाइट भेजी। तो जो सेकंड वाली प्रिज्म से जो येलो कलर की लाइट इमर्ज होगी वो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इमर्ज होगी। येलो विल इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, दिस इज विदाउट डेविएशन। बट रेड एंड वॉयलेट्स वो कुछ एंगल्स पर निकलेंगे। मतलब रेड और वॉयलेट का जो इमर्जेंस होगा वो व्हाइट लाइट से कुछ एंगल बनाएगा। ओनली येलो कलर विल बी पैरेलल टू दिस व्हाइट लाइट, ये इसका मतलब होगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन वर्ड। इस तरीके से ही डिफाइन ही किया गया। तो ऑब्वियसली इसके लिए डेल्टा वाई को 0 कर देते हैं। अब डेल्टा वाई इसी फॉर्मूले से आएगा, बट दोनों प्रिज्म के डेविएशंस ऐड करने पड़ेंगे, और इन्वर्टेड प्रिज्म हैं तो डेविएशंस भी इन्वर्टेड फॉर्म में आएंगे। यानी कि ny1 -1 टाइम्स a1 minus ny2 -1 times a2, this value will be 0, first equation. और अब की बार डिस्पर्सन होगा तो जो डिस्पर्सन है वो कैलकुलेट करने को भी देते हैं। तो नाउ दिस टाइम डिस्पर्सन विल बी डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा वॉयलेट नेट वाला कैलकुलेट होगा NV1 -1 A1 minus NV2 -1 A2. This is a net deviation of violet color minus the net deviation of red color. ये तो दो न्यूमेरिकल्स में, एक न्यूमेरिकल ये होता है जिस पर अगेन A1 by A2 पूछते हैं, और एक न्यूमेरिकल ये होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन। नोट कर लो, इसका पूरा सेपरेट चैप्टर है HCV में। HCV में जब जाओगे वॉल्यूम 1 में तो डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम का एक अलग ही चैप्टर है। लिख लिया ऐसे? Yes. Yes. Yes, sir. ओके। तो न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बट एक्चुअली सिलेबस इतना वास्ट हो रहता है कि छोटे छोटे आर्टिकल्स की वजह से था। और ये सिर्फ मेंस के पोर्शन में फिर बता दें आपको, डिस्पर्सन डेविएशन ये सब मेंस वाले टॉपिक है, एक्सक्लूसिवली मेंस के टॉपिक है, एडवांस में ये भी नहीं है। एंड देन इसके बाद एक टॉपिक आता है डेविएशन बाय वाटर ड्रॉप। और ये टॉपिक हेल्प करता है इस बात को समझने में कि रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। रेनबो फॉर्मेशन समझने के लिए वाटर ड्रॉप का एग्जांपल,
और ये वाटर ड्रॉप मतलब एयर में है, एटमॉस्फेयर में। तो ये ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई जो रेनबोज बनते हैं वो नॉर्मली रेनी सीजन्स में बरसात के बाद ही बनते हैं, अचानक से जब अच्छी खासी बरसात हुई हो उसके बाद अचानक से धूप निकल जाए, तो ये कहते हैं कि जो है कभी कभी रेनबो दिख जाते हैं। तो उनका बेसिक लॉजिक क्या है, मतलब आसमान में ये जो रेनबो बनते हैं उसके पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलो, किस तरीके से क्यों बनते हैं ये? सर वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म का काम करते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें फिर ये पूछा जाता है कि ये मतलब कि देखिए बता रहे हैं आपको, वो जो आर्क बनती है रेनबो की, अब पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि नहीं किया है, जो रेनबो की आर्क बनती है और कभी देखा हो तो उस आर्क का ऊपर वाला साइड वॉयलेट होता है कि रेड होता है? रेड होता है सर। रेड होता है। पक्का? यस सर। हाँ सर। मैं ये पूछ रहा हूँ यार कि अगर इस तरीके की आर्क बने तो ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट बनता है, या फिर ऐसे रेनबो होते हैं जिसमें ऊपर वॉयलेट होता है नीचे रेड होता है? रेड ऊपर होता है। रेड ऊपर रेड होता है होता है। सर। रेड रेड ऊपर ऊपर होता है। अच्छा, एक्चुअली दोनों बनते हैं यार, रेनबो ये दोनों तरीके के बनते हैं। हो सकता है कि आपको ना दिखे हो अभी तक, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हम लोग को ना दिखे। एक को सर बोलते हैं रेड कलर, सर रेड कलर लीस्ट रिफ्लेक्टेड होता है इसलिए ऊपर दिखता है। नहीं, ऐसा रीजन नहीं है एक्चुअली। मैंने कहा ना कि ये दो तरीके के रेनबो हैं, एक को प्राइमरी रेनबो बोलते हैं और एक को सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। ये ऐसा भी रेनबो बनता है और ऐसा भी रेनबो बनता है, दोनों ही बनते हैं। किस्मत की बात है कि हमको क्या दिख रहा है ना? और कभी कभी अगर किस्मत अच्छी होती है तो दो दो रेनबो एक साथ दिख जाते हैं। अब तुम लोग को दिखा है कि नहीं दिखा है मुझे नहीं मालूम। सर आपने देखा है? हमने देखा है दो रेनबो एक साथ, वो अपने कानपुर में ही देखा है। सेकेंडरी वाला भी देखा आपने? हाँ, दोनों दिखे हाँ, थे। मैं तो काम पर प्राइमरी ही देख। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही देखा था मैं। देखिए पहले तो इसकी थ्योरी समझो कि अगर हमारे यहाँ कोई एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप यानी इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मान लेते हैं, एंड इमेजिन करिए कि इसके ऊपर कोई लाइट वेव आए, कोई लाइट रे इसके ऊपर आए। बस हो गया। एक लाइट रे मान लीजिए पानी वाटर ड्रॉप के ऊपर आई, तो वो उसके पहले मतलब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक लाइन बनाओगे जिसको नॉर्मल कहेंगे, और उस नॉर्मल से अगर ये रे एंगल आई पर आती हो तो रिफ्रैक्शंस होंगे एयर से वाटर में जाने पर, फ्रॉम एयर टू वाटर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल और कुछ एंगल आर बनेगा। और यहाँ पर ये कुछ डेविएट हो गई, पहले रिफ्रैक्शन से कुछ डेविएशन मिला इसको, डेल्टा 1 विच इज सिंपली आई माइनस आर। फिर दूसरे सरफेस पर सेकंड, यहाँ पर जो सेकंड इंसिडेंस है इसका, यहाँ पर नॉर्मल लाइन बनेंगे, वो नॉर्मल लाइन सेंटर से पास होगा, और ये जो लाइट है सेकंड सरफेस से इमर्ज करेगी एट द सेम आई, बट उसका कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी होगा, 100% इमर्जेंस नहीं होगी, सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। और यहाँ पर एक ब्लेंडर जिस बुक्स में है वो ये कहते हैं कि रेनबो में यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टीआईआर है ही नहीं वहां पर। यस सर, ये 10th में बोलते जैसे हैं। 10 में बोला था। ब्लेंडर टीआईआर हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर अंदर टीआईआर होगा तो फिर ये रे जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगी। यस सर, तो जो दिखेगा कैसे?
क्योंकि जहां जहां इंसिडेंस होगा वहां वहां वो एंगल सेम एंगल रहेगा। सेम ही बनेगा। स्फीयर है, ये एंगल इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा, तो फिर तो अगर एक बार टोटल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर ये ऑप्टिकल फाइबर वाले कंसेप्ट बन जाएंगे। यहां से भी लाइट इमर्ज होगी फिर से एट सम एंगल ई, और ऑब्जर्वर इसको रिसीव करते। अगर लाइट उस ड्रॉप से बाहर ना निकलेगी तो हमें दिखेगा कैसे वो चीज। तो सेकंड पर भी डेविएशन हुआ, यहाँ भी एक सेकंड डेविएशन मिला डेल्टा 2 का, इक्वल्स टू आई माइनस आर, और तीसरा डेविएशन यहां मिला ई माइनस आर, और एक्चुअली में ई की वैल्यू आई के बराबर होगी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एयर से वाटर में गए, अब वाटर से एयर में आ रहे हैं। एयर में आई एंगल से थे तो वाटर में आर एंगल, जब वाटर में आर एंगल बनेगा तो एयर में वापस आई एंगल बनना चाहिए। और इस हिसाब से जो टोटल डेविएशन हुआ यहाँ पर, नेट डेविएशन अगर निकाले कंप्लीट डेविएशन, तो क्योंकि सारे डेविएशन क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड दिस इज टोटल इक्वल्स टू, सबको जब ऐड करेंगे, एक डेविएशन गलत हो गया, सॉरी ये सेकंड वाला गलत हो गया। सेकंड डेविएशन हमको रिफ्लेक्टेड रे का दिखना था, सेकंड डेविएशन फॉर द रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि जो इमर्ज हुआ उससे हमको कोई काम नहीं है, तो ये आई माइनस आर नहीं होगा, ये 180 माइनस 2 आर होगा। तो टोटल डेविएशन आई माइनस आर प्लस 180 माइनस 2 आर प्लस ई माइनस आर, विच इज अगेन आई माइनस आर। तो जब सब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 180 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस 4 टाइम्स ऑफ आर। और स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर, sin I upon sin R according to Snell's law, this refractive index n upon outside refractive index 1। तो यहां से डेल्टा को रखेंगे 180 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I माइनस 4 वैल्यू ऑफ R sin I upon n, which means deviation function of I। और यहां पर कंडीशन लगाएंगे कि फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर द मिनिमम डेविएशन डी डेल्टा अपॉन डी आई की वैल्यू 0। फटाफट करके जरा हमको इससे cos i की एक वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताएं कितनी है। cos i की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी, थोड़ा सा जल्दी करके बताएं। डी डेल्टा बाई डी आई को 0 करने पर cos i या फिर sin i की कोई वैल्यू मिलेगी, किसी की तो वैल्यू आएगी, या तो cos i की वैल्यू मिलेगी या sin i की वैल्यू मिलेगी। n square minus 1/3 का अंडर रूट ये किस चीज की वैल्यू मिल रही है? cos है। ठीक है, cos i इज स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3।
तो इससे मालूम चल जाता है कि कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम डेविएशन आएगी, और इस आई को जब वापस पुट करेंगे तो डेल्टा मिनिमम भी निकाल सकते हैं, पर वो सब छोड़ दे रहे हैं कुल मिलाकर के। यानी कि मतलब एंगल आई मालूम चल जाता है जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम डेविएशन आती है, फिर उस एंगल आई को जब यहाँ रखेंगे तो हमें मिनिमम डेविएशन भी आएगी। और जब इस चीज को रेड और वॉयलेट के लिए अलग अलग यूज किया गया, बिकॉज रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन अलग है और वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन अलग है। तो रेड वॉयलेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन अलग है, तो एंगल आई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन वो भी अलग आएंगी एंड डेल्टा मिनिमम भी अलग आएंगी। और जब चेक किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड कलर comes as 138 degree and minimum deviation for the violet color it comes at 140 degree। 2 डिग्री का फर्क आता है उसमें। अब सपोज कि इस तरीके से कोई वाटर ड्रॉप है, सब वाटर ड्रॉप है इस टाइप का कुछ मान ले, एंड इस वाटर ड्रॉप के ऊपर सनलाइट एज अ पैरेलल बीम आ रही है। सनलाइट कमिंग एज अ पैरेलल बीम वो इस वाटर ड्रॉप पे गिर रही है। तो अगर पैरेलल बीम एक स्फीयर के ऊपर गिरेगी तो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस आएंगे। कुछ रेज ऐसी होंगी जो सेंटर से जाएंगी तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, कुछ इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ के नॉर्मल के हिसाब से अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी रे अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगी, तीसरी वाली रे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएगी। तो जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट वाटर ड्रॉप पे गिरेगी तो हर इंडिविजुअल रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होंगे, और हर रे के लिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होंगे तो हर रे का एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग आएगा। बिकॉज पीछे अभी देखा था डेविएशन फंक्शन ऑफ आई, बट एक मिनिमम डेविएशन आएगी रेड कलर की 138। मतलब होना क्या है कि अगर हम कोई एक रे मान लो यहाँ दिखाएं, सपोज कोई भी एक रे को फॉल करे यहाँ पर, तो उसके बाद एक मिनट यार, कोई एक रे मान लो यहाँ पर आई, तो सबसे कम डेविएट होगी रेड वाली रे, और उससे ज्यादा डेविएट होगी इस तरीके से वॉयलेट वाली रे। पहले सरफेस पे ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, रेड वॉयलेट अलग हो जाएगी। ऑन द फर्स्ट पहला रिफ्लेक्शन होगा रेड वॉयलेट अलग, फिर रेड वाली कुछ रिफ्लेक्ट होनी है, वॉयलेट वाली रिफ्लेक्ट होनी है। मतलब पिछला डायग्राम जो सिंगल रे में दिखाया था वो अब डबल रे में दिखा रहे हैं, और इसके बाद इनका इमर्जेंस भी होना है। तो रेड विल इमर्ज एंड वॉयलेट विल इमर्ज। ये वही डायग्राम है जो पीछे दिखा रहे थे, उसी का सिंगल डायग्राम था सिंगल रे के लिए, अब डबल रे के लिए डायग्राम दिखा रहे हैं। और ये जो ओरिजिनल रे है अगर इसको एक्सटेंड करें, ओरिजिनल इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दे इधर से, और इस इमर्जेंट रेड रे को, इमर्जेंट वाली रेड रे को एक्सटेंड कर दे, तो यही हमारा डेविएशन ऑफ रेड कलर है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 138 डिग्री है। यस तो अगर ये 138 डिग्री से मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन इज 138 डिग्री, और इसी तरीके से वॉयलेट वाले को जब एक्सटेंड करेंगे इधर, तो उसका मिनिमम डेविएशन
140 डिग्री है। अब ऑब्जर्वर जो होता है, जो ऑब्जर्वर इस रेनबो को वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनकी लोकेशंस कहां पर होंगी? ऑब्जर्वर जो देखेंगे उनकी लोकेशन। और अगर हम सुनिए, अगर हम ये मान लें कि ये लाइट रेज किसी स्क्रीन पर गिर रही है, फॉर एग्जांपल, अब वो स्क्रीन पर्सन की आई हो सकती है। लेट्स से कि यहाँ कोई स्क्रीन टाइप की चीज रखी गई, तो जो यहाँ पर वॉयलेट देख रहे हो, क्या इसके ऊपर कोई वॉयलेट कलर मिलेगा आपको? 140 मिनिमम डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर है, मिल सकता मिलेगा ना? तो मिनिमम में तो और भी हो सकता मतलब है। वॉयलेट इससे तो ज्यादा ही डेविएट होगा। यस। ठीक, तो इस पॉइंट के ऊपर का जितना जोन आप देख रहे हो, यहाँ पर वॉयलेट कलर होगा, बट इसके नीचे कोई वॉयलेट कलर नहीं होगा। यस सर। इसके नीचे कोई भी वॉयलेट कलर नहीं मिलेगी आपको। इसी तरीके से रेड कलर की बात करें अगर, तो मिनिमम डेविएशन 138 वाला जो पॉइंट बन रहा है, इसके ऊपर तो रेड मिलेगा आपको, इसके नीचे नहीं मिलेगा। नो रेड कलर। तो ये जो बीच वाला सेगमेंट है यहाँ पर, देखिए वॉयलेट के ऊपर वाला पॉइंट चेक करें तो वहां वॉयलेट और रेड दोनों मिलेंगे आपको। इनफैक्ट सभी कलर्स मिलेंगे वहां पर। यस सर। इस पॉइंट के ऊपर सारे कलर्स मिलेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर व्हाइट दिखेगा, और इस पॉइंट के नीचे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन बीच का जो पोर्शन है वहां पर जाओगे जब, इस बीच वाले पोर्शन पे, तो यहाँ वॉयलेट होगा, रेड नहीं होगा। डिस्टिंक्ट कलर्स मिलते हैं। यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनेगी, यहाँ पर स्पेक्ट्रम आएगी। और अगर इतना इमेजिनेशन हो नहीं रहा हम लोगों से, एक्चुअली ये स्फीयर है, वहां पर तीनों डायमेंशंस के थ्रू लाइट आ रही होगी। मतलब अगर स्फीयर एटमॉस्फेयर में होगा तो स्फीयर के किसी एक साइड से लाइट नहीं गिरेगी, चारों साइड से स्फीयर पर लाइट गिरेगी। और अगर ये स्क्रीन 2 डायमेंशन की होगी तो एक तरीके से यही चीज आर्क्स बनाती है। यहाँ पर रेड है, इसके ऊपर रेड नहीं है, और इस सेगमेंट में वॉयलेट नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगी वॉयलेट कलर की आर्क और नीचे बनेगी रेड कलर की आर्क, और बीच में सभी कलर्स की आर्क एक करके बनती जाएगी। सो रेड आर्क नीचे है और वॉयलेट आर्क ऊपर है, और यही एज अ रेनबो अपीयर होता है हम लोग की। अब ये स्क्रीन क्लाउड है, जिस स्क्रीन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये स्क्रीन बेसिकली क्लाउड्स हैं, और उन क्लाउड्स पर आर्क बनती है। एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। उसमें पूछते हैं व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ आर्क। एंगुलर विड्थ ऑफ दिस आर्क विल बी 2 डिग्री। 2 डिग्री इज द एंगुलर विड्थ ऑफ आर्क। और वहीं पर एक सेकेंडरी रेनबो भी होता है। प्राइमरी रेनबो में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शंस और 1 रिफ्लेक्शन प्राइमरी रेनबो में। सेकेंडरी रेनबो में कोई लाइट आएगी, पहले रिफ्रैक्ट होना है उसको, फिर रिफ्लेक्ट होना है, फिर रिफ्लेक्ट होना है। 2 रिफ्लेक्शंस के बाद आएगी वो। आर्क, फिर रिफ्लेक्ट हुई है लाइट,
पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, और फिर वो इमर्ज होगी। नहीं ज्यादा हो गया, 3 हो गए यार। एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर, उसके बाद इमर्ज कर जाएगी लाइट। अब यहाँ कहानी दूसरी हो जाती है। ऐसे में जब डेविएशन कैलकुलेट करोगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो इनमें जब डेविएशन कैलकुलेट होगा तो वो जहां रिफ्रैक्शन होंगे वहां आई माइनस आर का डेविएशन होगा। आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, 2 डेविएशन। और जहां रिफ्लेक्शन होंगी वहां पर डेविएशन 180 माइनस 2r होगा। 180 माइनस 2r प्लस 180 माइनस 2r, तो कुल मिला के ये डेविएशन बनता है 360 माइनस 2r यहाँ पर, माइनस 2r यहाँ पर, एक माइनस आर यहाँ पर, एक माइनस आर यहाँ पर, और आई 2 बार आएगा, तो 360 प्लस 2i माइनस 6r बनेगा ये। और फिर वही जब स्नेल्स लॉ वगैरह फॉलो करते हैं तो ये बन जाता है 360 प्लस 2i और एंगल r साइन इनवर्स साइन i अपॉन n। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे एक बार फिर वही कंडीशंस लगाते हैं कि मिनिमम डेविएशन कब आएगा और कितने एंगल पर आएगा, तो डी डेल्टा बाई डी आई को 0 करेंगे। उससे फिर वैसे ही कुछ आएगा, कॉस आई साइन आई टाइप की चीज फिर से आएगी, जैसे पिछली बार आई थी वैसे ही कुछ रिलेशन फिर आ रहा है। तो वैल्यू मेरे को याद नहीं है, मैं वैल्यू देख करके बता देता हूँ क्या आएगी। तो कभी डिराइव किया है, याद नहीं रखते इन चीजों को। यार एक मिनट रुको। इतनी देर में निकाल ही दिए होते, क्या आएगा? स्क्वायर माइनस 1/8 n स्क्वायर माइनस 1/8। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब ये जो करते हैं इसमें रेड का जो मिनिमम डेविएशन आ रहा है, सब कुछ वैल्यू लिखो आप खाली। मिनिमम ऑफ रेड, मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड जो है वो आ रहा है करीब 129.5 डिग्री, 129.5। और वॉयलेट का जो मिनिमम आ रहा है, वॉयलेट की मिनिमम डेविएशन वो 126 डिग्री आ रही है। वॉयलेट कमिंग 126 डिग्री और ये आता है 129.5 डिग्री के आसपास, मतलब लगभग 3 डिग्री का फर्क होता है इसमें। लेकिन अब ये उल्टा हो चुका है, प्राइमरी में मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड वाज लेस देन द मिनिमम डेविएशन ऑफ वॉयलेट, बट सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट की मिनिमम डेविएशन कम है, रेड की ज्यादा है, उल्टा हो चुका है। सर्कल्स पलट जाएंगे ये। और सेकेंडरी रेनबो ऑलमोस्ट 3 डिग्री के आसपास का बनता है, 3 डिग्री उसकी एंगुलर विड्थ होती है। सेकेंडरी रेनबो मोटा रेनबो है, प्राइमरी रेनबो पतला रेनबो है। एक में रेड बाहर है वॉयलेट अंदर है, एक में वॉयलेट बाहर रेड अंदर। और यहाँ पर फिर कह रही है ये जो रेनबोज बने हैं इनमें मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो अंदर वाले रिफ्लेक्शंस हैं वो टोटल रिफ्लेक्शंस नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन है। जब भी लाइट मीडियम बदलती है तो कुछ पोर्शन, वही 4% वाला कंसेप्ट।
ये वही चीज है कि 96% ट्रांसमिट होगा, 4% रिफ्लेक्ट होगा। नहीं तो फिर रेनबो इतने ब्राइट होते कि हमें पूछिए मत, सनलाइट जैसे होते हैं, बिल्कुल धूप जैसी। तो बड़े फेंटेड होते हैं, मतलब इनका ब्राइटनेस कभी देखिए रेनबो में तो ऐसा होता है हल्का सा बिल्कुल डल टाइप की कलर। सर जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें रिफ्रैक्ट जो है कि उसमें रेनबो नहीं दिखेगा। नहीं, रिफ्रैक्शंस में नहीं दिखते, बिकॉज ये जो एक्चुअली ये मिनिमम डेविएशन वाले कंसेप्ट के थ्रू आ रहे हैं ना, इनमें क्या हो रहा है, एक ऐसा जोन बन जाता है जिस जोन में एक एक कलर से मिल रहे हैं आपको। या तो ऐसी जोन है जहां सारे कलर्स हैं, या फिर ऐसी जोन आ रही है जहां कोई कलर नहीं है। कुछ ऐसी जोन्स बन रही हैं जहां पर सिंगल सिंगल कलर्स मिल रहे हैं हमें। तो जब तक ये स्पेक्ट्रम जैसी चीज बनेगी नहीं, दिखेगा नहीं। और रिफ्रैक्शंस में हमको सारे कलर मिलेंगे। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेनबो की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फॉर मिनिमम डेविएशन एंड व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन, इस टाइप के क्वेश्चन। तेरे ठीक है, वैल्यूज याद रखनी नहीं है। करनी पड़ेंगी। आप हमारी वैल्यू मत याद रखना, उसकी याद रखना जो एनसीईआरटी में दी हो। बोर्ड में पूछते हैं भाई इसमें। पैटर्न नहीं मालूम पेपर का क्या आने वाला है, और अगर एनसीईआरटी में कोई चीज दी गई है तो ये भी मान के चलिए जेई मेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। सर वो सैंपल पेपर्स आ गए। आ गए? यस Yes, सर, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो वैसे ही 1 मार्क 2 मार्क्स वाले डिवीजन करके। सर ऐसे शायद 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के सवाल होंगे ऐसे शायद, एक सर केस एक केस बेस्ड। स्टडी। मतलब पुराना वाला पैटर्न नहीं है। तो चलो देख लेना सैंपल पेपर। बट मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं वो 100% पढ़नी है। मेंस में अगर 100% स्कोर का टारगेट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, छोड़ कुछ भी नहीं सकते, कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते अगर टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो। 60-70 नंबर लाने हैं फिर अलग बात है। 60-70 नंबर लाने के लिए तो मेरे हिसाब से ये सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चा ये ऑप्टिक्स हो गया आपका, जनरल थ्योरी खत्म हो गई है। अब हम लोग मिरर लेंसेज जो बचे, मिरर और लेंसेज जिनमें ऑब्जेक्ट इमेज मैग्निफिकेशन, ये सब वो अगला पार्ट नेक्स्ट वीक में।